कुछ ही मिनटों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बैठकों का सिलसिला शुरू करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक होनी है। सबसे पहले सीसीएस के बाद फिर सीसीपीए की बैठक होगी, फिर सीसीईए की बैठक होगी और उसके बाद पहलगाम हमले के बाद आज पहली बार कैबिनेट की बैठक भी होनी है। तो कुल मिलाकर ये 4 बड़ी बैठकें होनी हैं और बस कुछ ही मिनटों में इन बैठकों का सिलसिला शुरू होने वाला है। पहलगाम हमले के बाद कैबिनेट की पहली बैठक जो आज होगी, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की यह बैठक होगी। प्रधानमंत्री आवास पर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर। विदेश मंत्री एस जयशंकर, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। आप जानते हैं अब से कुछ ही मिनटों में ये शुरुआत होने वाली है, बैठकों का सिलसिला शुरू होने जा रहा है और ऐसे में सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। जरा अंकित से जानते हैं। अंकित, मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है प्रधानमंत्री आवास पर? पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है और हमारे जैसी जानकारी निकल के सामने आ रही है कि बैठक भी शुरू हो गई है, क्योंकि जो कैबिनेट की बैठक है वो करीबन 11:15 बजे शुरू होनी है और उससे पहले होनी है 3 महत्वपूर्ण बैठक। तो इस वक्त के लिए बड़ी खबर यह है कि अभी हमारे पास जो बाहर जानकारी आ पा रही है कि सीसीएस की बैठक यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक शुरू हो गई है और इसकी बैठक के बाद में जैसी जानकारी है सीसीपीए और सीसीईए यानी कि इकोनॉमिक अफेयर्स की भी बैठक होगी और उसके बाद कैबिनेट की इस हमले के बाद, पहलगाम हमले के बाद की पहली बैठक होनी है। लेकिन इस वक्त के लिए बड़ी जानकारी यही निकल के सामने आ रही है कि 11 बजे का वक्त तय किया गया था कि जो पहली बैठक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक वो शुरू हो चुकी है, जिसमें जो 5 वरिष्ठ मंत्री है, प्रधानमंत्री, उसके अलावा जो है रक्षा मंत्री, उसके अलावा गृह मंत्री, उसके अलावा विदेश मंत्री और उसके अलावा जो है जो वरिष्ठ मंत्री हैं वो जो है इस बैठक में शामिल है और वो बैठक शुरू हुई है। जी बिल्कुल, और साथ ही सीसीएस की बैठक में एनएसए भी शामिल होते हैं और जो ब्यूरोक्रेट हैं वो शामिल होते हैं और साथ ही साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख भी सीसीएस की बैठक में शामिल होते हैं। मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण यही सीसीएस की बैठक रहने वाली है। कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की थी सेनाओं के प्रमुखों के साथ और साथ ही साथ रक्षा मंत्री मौजूद थे, एनएसए मौजूद थे, सीडीएस मौजूद थे, इसके बाद आज सबसे पहले यही सीसीएस की बैठक। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नोट पर अपनी बात खत्म की थी कि खुली छूट है सेना को, आप अपने तरीके से अपने टाइम पर खुद टारगेट तय करके सोच लीजिए क्या करना है। उसी को लेकर आज क्या एक प्लान कह सकते हैं पूरी तरीके से तैयार करके जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने सीसीएस की बैठक में रखा जाएगा और जिस पर हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ली जाएगी, ये कहा जा सकता है क्या अंकित गुप्ता? हमारा ये कहना थोड़ा जल्दबाजी है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री की तरफ से जो तीनों सेनाओं को जो खुली छूट दे दी गई है कि उनकी जो भी रणनीति है, कब हमला करना है, कैसे करना है, कैसे जो है उनको सबक सिखाना है, ये तमाम पहलू हैं जिसका अधिकार जो है अब सेना के जो वरिष्ठ अधिकारियों के पास में है, सीडीएस के पास में है और रक्षा मंत्रालय के पास में है, जो इन तमाम जो सेना के अधिकारियों के साथ मिल बैठ करके आगे की रणनीति तय करेगी। लेकिन रोमाना, अगर हम जो बात करेंगे, जो अभी 3 बैठकें हो रही हैं, अगर हम इन तीनों को ही देखते हैं तो अपने आप में काफी कुछ इशारा मिलता है। देखिए, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का मतलब हो गया साफ तौर पर ये जो रक्षा से जुड़ा हुआ जो तमाम फैसला है बड़ा जाता है। उसी के बाद में सीसीईए यानी कि इकोनॉमिक अफेयर्स और जैसे आ रहा है कि इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक में जब भी कोई बड़ा कदम उठाना होता है तो उससे जुड़े हुए जो वित्तीय जो फैसले होते हैं उनको एक तरीके से कैबिनेट की मंजूरी दी जाती है और उसके अलावा सीसीपीए तो सीसीपीए पॉलिटिकल पार्लियामेंट्री ऑफिस हो गया। अब सवाल यह है कि क्या जो विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि संसद का सत्र बुलाया जाए इस मुद्दे पर चर्चा के लिए, क्या सरकार उस पर भी आगे बढ़ रही है? क्योंकि सीसीपीए की बैठक की जो जानकारी निकल के सामने आई है वो इशारा यही कर रही है, लेकिन आधिकारिक जानकारी इस बैठक के बाद में आधिकारिक तौर पर सामने आएगी। अभी तक जो शुरुआती जानकारी है, आप सही कह रहे हैं, सीसीपीए की बैठक बुलाने के पीछे कहीं ना कहीं संकेत यही मिल रहे हैं कि सर्वदलीय बैठक जिसको लेकर विपक्ष की तरफ से मांग की जा रही है उस दिशा में भी सरकार की तरफ से कदम बढ़ाया जा सकता है। तो अभी सीसीएस की बैठक जो शुरू हो गई है प्रधानमंत्री के आवास पर, इसके बाद सीसीपीए की बैठक होगी, सीसीईए की बैठक होगी और फिर कैबिनेट की बैठक होनी है। पहलगाम हमले के बाद पहली कैबिनेट बैठक आज होने जा रही है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी नीरज राजपूत भी इस वक्त मौजूद है। नीरज, सीसीएस की बैठक शुरू हो गई है और पहलगाम हमले के बाद ये दूसरी सीसीएस की बैठक है आज जो हो रही है। क्या जानकारी आपके पास, क्या यही वो निर्णायक बैठक होने वाली है जिसमें पाकिस्तान को सबक कैसे सिखाना है, इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गो अहेड आज ले लिया जाएगा? नीरज। बिल्कुल रोमाना, क्योंकि कल जो मीटिंग हुई थी प्रधानमंत्री मोदी की, रक्षा मंत्री, एनएसए और तीनों
सेनाओं के प्रमुख और सीडीएस के साथ। वहां पर उन सभी सेना जो हमारी टॉप मिलिट्री लीडरशिप है, उन्होंने जो अपने प्लान्स थे वो प्रधानमंत्री मोदी के सामने रखे थे, जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आप गो अहेड कर सकते हैं। वो प्लान हम बताएंगे नहीं कि कौन कौन से प्लान है, क्योंकि वो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है। तो ये जो प्लान थे जिसके लिए गो अहेड किया गया है, उसकी जानकारी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सीसीएस में जो अपने सहयोगी हैं, रक्षा मंत्री तो कल थे ही, रक्षा मंत्री आज भी मौजूद रहेंगे, गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे, वित्त मंत्री जो हैं निर्मला सीतारमण रहेंगी, और साथ ही रहेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएस डोभाल जो कल भी मौजूद थे। इनको ये जानकारी दी जाएगी कि हमारे देश की जो टॉप मिलिट्री लीडरशिप है, उन्होंने हमें ये ऑप्शंस दिए थे और हमने ये कहा है कि आप कोई भी एक्शन ले सकते हैं। इसके लिए देश आपके पीछे खड़ा हुआ है, आपके पीछे पूरी सरकार खड़ी हुई है, पॉलिटिकल लीडरशिप आपके पीछे खड़ी हुई है। आपको जो निर्णय लेना होगा हम उसके साथ रहेंगे, जैसा भी हो, लेकिन पाकिस्तान को सबक सिखाकर रहेंगे। ये जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सीसीएस में दे रहे हैं अपने वरिष्ठ सहयोगियों को। आप रहिए मेरे साथ, में लौटूंगे आपके पास। जल्दी से परिचय कराते हैं दर्शकों का। 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड जनरल कोचर सर, रक्षा विशेषज्ञ, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। स्टूडियो में मेरे साथ कर्नल दानवीर सिंह मौजूद हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, और साथ ही अशोक कुमार जी, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। मैं सबसे पहले जनरल कोचर आपके पास आ रही हूं और इस सवाल के साथ आ रही हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कल खुली छूट दे दी गई है। ऐसे में आपको क्या लगता है, सेना इस वक्त किस तरीके से प्लानिंग कर रही होगी, फोकस कहां होगा? जनरल कोचर। सवाल है ये आपका, क्योंकि फौज वेट करती है एक पॉलिटिकल एम जो पॉलिटिकल लीडरशिप ने फौज को दे दिया है। कल की जो बहुत अहम मीटिंग थी, खाली आपने नोटिस किया होगा कि खाली 7 लोग थे उस मीटिंग में, और वो वही लोग थे जिन लोगों ने मिलिट्री प्लान एग्जीक्यूट करना है। तो पॉलिटिकल डिसीजन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कल भारतीय फौज को दे दिया है। अब भारतीय फौज के पास तरीका, वेपन सिस्टम क्या इस्तेमाल करेंगे और कब, टाइमिंग, ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। बिकॉज प्लान्स ऑलरेडी बने हुए हैं। हर एक कंटिजेंसी का फौज में प्लान होता है, उसकी वॉर गेमिंग होती है, और जो भी टारगेट सिलेक्शन है वो फौज ने अभी तक कर लिया होगा, क्योंकि एक बार प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बता दिया फौज को कि आपको हमने हरी झंडी दे दी है, तो फौज उसी तरीके से प्लान करेगी। अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है टाइमिंग के बारे में जी। अब टाइमिंग ये ऐसा है कि आप इसको बालाकोट और आप इसको उरी के साथ उसको कंपेयर मत कीजिए सर्जिकल स्ट्राइक्स के साथ, बिकॉज ये जो एक्शन होगा, इसको मेरी असेसमेंट में ये इतना जल्दी एक्शन नहीं होने वाला है। बिकॉज ये आपको देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान की फौज भी मोबिलाइज हो चुकी है। अपने दुश्मन को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए। हमको ये भी असेस करना है कि जो एक्शन हम लेंगे वो उसका जवाबी एक्शन क्या होने वाला है, और उसके बाद क्या ये एस्केलेशन लैडर में ये लड़ाई आगे बढ़ेगी। ये बहुत जरूरी होगा। पाकिस्तान का जो एक्शन होगा उसके बेसिस पे हम कह सकेंगे कि ये एक युद्ध की तरफ जाएगा या आप बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। मुझे लगता है जरा सा हमें कर्नल दानवीर को इस चर्चा में लेकर आना होगा, और कर्नल दानवीर से ये समझते हैं, इतना कम से कम क्लियर मान लिया जाए, जिस बात का जिक्र जनरल कोचर भी कर रहे हैं कि उरी के बाद और पुलवामा के बाद हमने जिस तरीके से पाकिस्तान को सबक सिखाया, इस बार पहलगाम के बाद पाकिस्तान को जो सबक है वो उससे बड़ा भारत सिखाने वाला है, इतना तय है? देखिए रोमाना, एक स्ट्रैटेजी होती है डायनेमिक रिस्पांस स्ट्रैटेजी, और भारत उस डायनेमिक रिस्पांस स्ट्रैटेजी के तहत काम करता है। यानी कि कोई भी रिस्पांस टेम्पलेटेड और पुराना रिपीट नहीं होगा। ठीक है, इट इज़ वेरी सिंपल। तो कोचर साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि ये दोबारा से इस तरीके से रिपीट नहीं होगा। और पिछली बार भी हमने दोनों रिस्पांस देखे थे, उसमें भी फर्क था। एक सर्जिकल स्ट्राइक थी, दूसरी एयर स्ट्राइक। सर्जिकल स्ट्राइक छोटे छोटे टेक्टिकल ऑपरेशंस थे अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल, लेकिन ऑन अ वेरी लार्ज फ्रंट, और टैक्टिकल थे, और बालाकोट स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग थी। और इस बार क्या होगा, जो बातों से लगता है, जिस तरीके से भाषण प्रधानमंत्री ने किए हैं, जिस तरीके से उन्होंने बोला है कि आतंकवादियों को भी नहीं छोड़ा जाएगा और उनके संरक्षकों को भी नहीं छोड़ा जाएगा, दैट गोज बियॉन्ड। संरक्षक उनके पाकिस्तानी फौजी हैं। हाँ। तो अब सवाल ये होता है कि क्या भारत ऑपरेशन इस तरीके से करेगा कि वहाँ पर बड़े पैमाने का जान माल का नुकसान हो? क्या वो गाजा टाइप कुछ कार्रवाई करेगा, रशिया टाइप, यूक्रेन टाइप कोई
करेगा या कुछ और करेगा जिससे कि कोलैटरल ना हो और पिन पॉइंटेड टारगेट्स ही एलिमिनेट हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे बिंदु हैं। फिर कोई सवाल ये भी पूछेगा कि क्या आप में वो सलाहियत और काबिलियत है, तो उसका जवाब बड़े सिंपली मैं दे दूं कि बिल्कुल हमारे पास सलाहियत काबिलियत है। हम बिल्कुल प्रिसाइजली दुश्मन को निकाल सकते हैं। दुश्मन के पास में वो टेक्नोलॉजिकल एज नहीं है जो हमारे पास में है। बिल्कुल तो सर, इन तमाम पहलुओं पर आगे और विस्तार से बात करेंगे। जरा एक शुरुआती कमेंट, अशोक कुमार जी हमारे साथ मौजूद है, रक्षा विशेषज्ञ हैं, उन्हीं के पास दर्शकों को लेकर चलते हैं। सर, आपका असेसमेंट। अशोक सर। देखिए, मेरी सोच ये है कि जो बड़ी बात ये है कि जैसा आपने कहा बालाकोट से तो बड़ा होगा सर्टेनली। हाँ जी। और जो आतंकवादियों के बैक पे लोग हैं, आतंकवाद तो आप जानते हैं आईएसआई द्वारा फैलाया जा रहा है हमारे देश का, सभी सारे आतंकवाद के मूल में आईएसआई है। तो और उसके जो फ्रंट जो एग्जीक्यूट करने वाले लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद, इन लोगों पे बड़ी जो है ना, मेरी सोच है कि इन पे बड़ी कार्रवाई होगी। वैसे तो सीसीएस को निर्णय लेना है, जैसे मैं पहले भी कहा है एक बार, कि वेल प्लान, वेल थॉट आउट, वेल टाइम्ड और वेल कैलकुलेटेड वो स्ट्राइक होगी। वो सब सीसीएस ने निर्णय लिया होगा। पर जो मेरी सोच है कि फुल फ्लेजेड वॉर की बजाय हमारा टारगेट वो होने चाहिए जो हमारे यहाँ आतंकवाद फैला रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो इनके पीछे क्लियर कट आईएसआई, उनके मुजफ्फराबाद में उनके बेसिस हैं, या जो है जैसे मोहम्मद और लश्कर तो इनके हेडक्वार्टर्स या जो भी है, कहीं ना कहीं हमें तो इनको ट्रैक करके इनको मतलब निस्तानबूद करना है। ये हमारा टारगेट होना चाहिए। सर एक जो मांग देश से उठ रही है कि ये जो टाइम है वो इससे बेहतर टाइम और नहीं हो सकता है पीओके को लेकर निर्णायक फैसले का। आपको लगता है कि उस दिशा में कोई कदम उठाया जा सकता है? कि मैं उस पे कमेंट नहीं करना चाहूंगा, और उससे एस्केलेशन होगा बड़ा। अच्छा। और मेरे ख्याल से फुल फ्लेजेड वॉर जो है, फुल फ्लेजेड वॉर से हमारा जो विकसित भारत का एजेंडा वो ट्रैक से थोड़ा बहुत उतर सकता है, बट जरूरत पड़ी तो वो भी होगा। पर मेरे ख्याल से जो पहला टारगेट हमारा है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की बातों से भी निकल करके आ रहा है, कि जो इनके आका हैं आतंकवादियों के, और वो क्लियर कट आईएसआई, लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद, अगर हम एक बड़ा उनको नुकसान पहुंचा सकें, उनको नस्तानबूद कर सकें, तो हमारा तो टारगेट अचीव हो जाएगा, जिससे भविष्य में भारत की तरफ आंख उठाने की हिम्मत भी ना करे। ठीक है अशोक सर, आप जो बात कह रहे हैं सर, मुझे लगता है जल्दी से एक रिएक्शन कर्नल दानवीर से हम लेंगे इसी को लेकर। इस बीच बड़ी जानकारी आपको बता दूं कि जो 4 बैठकें आज होनी है उनमें से 3 महत्वपूर्ण बैठकें वो मुकम्मल हो गई हैं, और अब कैबिनेट की बैठक, जिस कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कैबिनेट के सभी साथियों को बताएंगे कि आखिरकार उच्च स्तर पर क्या फैसले लिए जा रहे हैं। और इंतजार इस बात का कि जब ये कैबिनेट की बैठक खत्म होगी तो क्या मीडिया को आकर भी कुछ जानकारियां औपचारिक तौर पर साझा की जाएंगी, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। इस बीच एक बार फिर मेहमानों का रुख करेंगे। जनरल कोचर, मैं आपके पास आ रही हूं। जिस बात का जिक्र अशोक सर कर रहे थे अभी कि साहब फुल फ्लेजेड वॉर, उस दिशा में भारत नहीं बढ़ेगा क्योंकि हमारा एजेंडा विकास का, विकसित भारत 2047 का। लेकिन इतना तय कि इस बार जो जवाब दिया जाएगा वो उरी और जो बालाकोट में हुआ था उससे बड़ा जवाब दिया जाएगा। पर सर सवाल ये कि इस बार जो बयान पाकिस्तान से सामने निकल कर आए वो तो सीधे सीधे वहां के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर वो जिस तरीके की जबान बोल रहे थे उसमें तो कोई शक व शुबा की गुंजाइश बचती नहीं है। मतलब सीधे सीधे सेना प्रमुख आकर खुलकर जिस तरीके का जहर हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच की बोली उन्होंने कही है वो तो दुनिया ने देखी है। तो फिर वो पाकिस्तानी आर्मी को और वो आईएसआई जो खुफिया एजेंसी पाकिस्तान की, उसको वो माकूल जवाब, वो मुंहतोड़ जवाब क्या होगा? देखिए, पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि जनरल मुनीर के दिमाग में क्या चल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब लड़ाई की बात करते हैं, आप बेशक ना चाहे लड़ाई को आगे ले जाने के लिए, बट क्या सर्टेन है कि पाकिस्तान जो जनरल मुनीर है, जो अपनी सोच रखता है, क्या वो अपना लड़ाई छेड़ेगा? बिकॉज देखिए, जो सिग्नल आ रहे हैं पाकिस्तान से, और जो पाकिस्तान आर्मी को बुरी तरीके से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में उसकी रेपुटेशन, इमेज, और आप जानते हैं जब इलेक्शंस हुए थे पाकिस्तान में तो एक कोर कमांडर के घर को कैसे डिस्ट्रॉय और उसको रैंसैक किया गया था लोकल पॉपुलेशन से। तो पाकिस्तान की फौज की जो छवि आज पाकिस्तान में वो नहीं थी जो पहले थी। तो अब मैं देख रहा हूं, जो उसको मेरी असेसमेंट है कि इसके बाद जनरल मुनीर ने क्या किया है कि उसने
पाकिस्तान आर्मी को फिर से रेलेवेंट कर दिया है, और जो वॉइसेस आ रही है पाकिस्तान से अभी, वो पाकिस्तान आर्मी को सपोर्ट करती दिखाई दे रही। तो इसीलिए मैं जो पैनलिस्ट ने बोला है मैं उससे सहमत हूं, क्योंकि हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्स उतना ही होगा, कैलिब्रेटेड होगा कि उनके जितने भी टेररिस्ट कैंप्स हैं, आज की डेट में इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये कहती है कि 42 टेररिस्ट कैंप्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं पाकिस्तान में और स्पेशली पीओके में। बट मेजर क्वेश्चन मेरा ये है कि आज की डेट में वो 42 टेररिस्ट कैंप में क्या टेररिस्ट हैं? क्योंकि उनको भी टाइम मिल गया है वहां से अपनी ऑल्टरनेट लोकेशन पे जाने का, और हमारे पास सैटेलाइट इंफॉर्मेशन और जो भी हमारे पास इंटेलिजेंस आएगी उसके बेसिस के ऊपर अटैक होगा। आप देखेंगे कि ये जो अटैक होगा भारत का, ये कोई ऐसा नहीं होगा, इट विल बी इंटेलिजेंस बेस्ड, जहां पे आपको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है कि वहां पे टेररिस्ट इकट्ठा है या कोई ऐसी जगह है जिसको आप स्ट्राइक करना चाहते हैं। खास तौर पे एक चीज मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा, ये जो मूसा पकड़ा गया है ये पाकिस्तान के एसएसजी का हिस्सा था। सही। तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर पाकिस्तान के एसएसजी के हेडक्वार्टर पे भी स्ट्राइक एक मिसाइल हो सकती है, क्योंकि जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला था कि टेररिस्ट को लेकिन सर अगर एसएसजी पर एयर स्ट्राइक, तो फिर तो कर्नल दानवीर जिस बात को अशोक कुमार जी कह रहे थे कि साहब ऐसा नहीं चाहेगा भारत की एस्केलेट हो, क्योंकि हमारा विजन 2047 विकसित भारत का है, तो फिर वहां से तो फिर वो एस्केलेशन और फिर तो आप रोक नहीं पाएंगे ना, मतलब फिर तो सीधा युद्ध भारत पाकिस्तान के बीच। बिल्कुल। मैं इसको आपके सवाल को मैं इस तरीके से जो पहले जो डिस्कशन हुआ उसमें से भी पॉइंट लेता हूँ। सबसे पहली बात, पीओके का आपने सवाल पूछा, सब लोग पूछ रहे हैं, चारों तरफ ये बात हो रही है कि क्या पीओके लेंगे। तो आपको शायद याद हो कि राजनाथ सिंह से ये सवाल कुछ महीने पहले पूछा गया था और उन्होंने कहा था कि हमें लेने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद हमारे पास आ जाएगा। और जाहिर सी बात है कि अगर हम पीओके लेंगे तो हमारे बड़े पैमाने पर कैजुअल्टीज़ होगी और जो हमारा जो एम है उससे हम हट जाएंगे। सो इसलिए वो हम नहीं पीओके के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। हम बड़े बिल्कुल टारगेट, स्पेसिफिक टारगेट्स जो जैसे जनरल कोचर कह रहे हैं उसमें जाएंगे। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हुई है कि सीसीएस मीटिंग के अंदर दो बहुत अहम मंत्री जो है जिन्होंने भाग लिया है, वो है एक हेल्थ मिनिस्टर और एक आपके गडकरी साहब। ये हेल्थ मिनिस्टर नहीं, ये सीसीएस की बैठक में मौजूद थे। मैंने जो अभी नहीं आपके इसमें भी पढ़ा था मैंने, और अभी गूगल पे भी चेक किया है कि इसमें जेपी नड्डा भी शामिल थे और गडकरी भी शामिल थे। आई डोंट नो, आपके भी प्लेट चली थी उसमें? नहीं, एक्चुअली वो तो क्योंकि बैक टू बैक सारी बैठकें हैं ना, तो तमाम केंद्रीय मंत्री जा रहे हैं वहां पर। तो अगर लेकिन जो मैंने अभी जो न्यूज़ पढ़ी है नेट पर, आई मे बी रॉन्ग, आप चेक कर लें इसको, बट बेस्ड ऑन द नेट पर जो न्यूज़ है उस पर यह है कि तो उससे आपका इन्फ्रेंस क्या है? हाँ, मेरा इन्फ्रेंस ये है कि एक मिनिस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर से डील करता है और एक मिनिस्टर हेल्थ से यानी कि हॉस्पिटल से डील करता है। तो ये दो चीज़ें संकेत देती हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर हम एक्शन करने वाले हैं, जिसके अंदर रिटेलिएशन भी आएगा और आगे कहना नहीं चाहिए। तो ये दो जो मिनिस्टर हैं ये कुछ अलग चीज प्रस्तुत कर रहे हैं। बिल्कुल सर, इंतजार इस बात का है कि आखिरकार किस तरीके से वो मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया जाएगा, क्योंकि जवाब तो दिया जाएगा और वो भी अब तक का सबसे कठोर जवाब, कठोर सजा पाकिस्तान को मिलेगी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से साफ कर दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास पर पहली जो 3 बैठकें होनी थी वो खत्म हो गई है। प्रधानमंत्री आवास पर अब कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है, मतलब जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक थी वो भी हो गई है, जो कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की बैठक थी वो भी खत्म हो गई है, जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक होनी थी वो भी बैठक खत्म हो गई है और अब शुरू होने जा रही है कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री के आवास पर। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। अंकित। बिल्कुल रोमाना, अभी तक की यही जानकारी आ रही है कि जो कैबिनेट से पहले की जो 3 बैठकें थी वो लगभग जो है वो खत्म हो रही हैं और इसके बाद भी शुरू हो रही है कैबिनेट की बैठक। कैबिनेट की बैठक क्यों महत्वपूर्ण है? कैबिनेट की बैठक इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि जो पहलगाम में हमला हुआ था उसके अगले दिन कमेटी ऑन सिक्योरिटी बैठक कब तक नहीं हुई थी। ऐसे में जो फैसला जो है सीसीएस की बैठक में, सीसीपीए की बैठक में और सीसीईए की बैठक में लिया जाएगा वो अपने जो कैबिनेट के तमाम सहयोगियों को भी बताया जाएगा और इस वजह से कैबिनेट की बैठक अपने आप में महत्वपूर्ण है। हालांकि अब कैबिनेट की बैठक के बाद में अमूमन ये होता है कि जब भी बैठक खत्म होती है सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी जाती है। ऐसे में महत्वपूर्ण ये भी है कि नजर उस पर भी रहेगी कि क्या इस कैबिनेट की बैठक के बाद भी सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर किसी भी तरह की कोई जानकारी आती है, अगर आती है तो वो किस तरह की होगी।
जिस वक्त पूरा देश पाकिस्तान से बदले की मांग कर रहा है, उस वक्त पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब भी हुआ है। पाकिस्तानी सेना का आतंकवादी चरित्र दुनिया के सामने। इस आतंकवादी चरित्र के प्रमाण तस्वीरों के साथ हमारे पास मौजूद है। नाम हाशिम मूसा उर्फ आसिफ फौजी उर्फ सुलेमान। काम आतंकवाद फैलाना। पहचान पाकिस्तानी सेना की स्पेशल फोर्स का पूर्व कमांडो। पहलगाम अटैक में मोस्ट वांटेड। पहलगाम अटैक को जिन पाकिस्तानी आतंकियों ने अंजाम दिया, उनमें से एक हाशिम मूसा भी था। मूसा पाकिस्तान के स्पेशल सर्विस ग्रुप एसएसजी का पूर्व कमांडो रहा है, इसीलिए इसे आसिफ फौजी के नाम से भी जाना जाता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मूसा एसएसजी से स्पेशल ट्रेनिंग के बाद आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के साथ एक्टिव हो गया था। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक जिस तरीके से हमले को अंजाम दिया गया, हाशिम मूसा हमले में शामिल आतंकवादियों को ट्रेनिंग और किट मुहैया कराने वाली टीम का हिस्सा हो सकता है। सुरक्षा एजेंसियां इस बात का पता करने में जुटी हैं कि करीब 1.5 साल पहले एलओसी के पुंछ राजौरी सेक्टर में जिस आतंकियों के ग्रुप ने भारत की सीमा में घुसपैठ की थी, क्या उसमें हाशिम मूसा भी शामिल था। साथ ही दिसंबर 2023 में ही पुंछ के डेरा की गली इलाके में जब सेना के काफिले पर हमला हुआ था और उसमें एक सैनिक के शव को शत विक्षित किया गया था, क्या उसमें भी आतंकी हाशिम मूसा का ही हाथ था। एसएसजी के बारे में कहा जाता है कि आतंकवादियों को घुसपैठ कराने में भी इसकी भूमिका रहती है। इसके अलावा मुनीर की स्पेशल फोर्स आतंकवादियों को ट्रेनिंग देती है, कई बार आतंकवादियों के साथ टेरर अटैक में शामिल होती है। बॉर्डर पार कर हमले करना, हमला करने के बाद छिपना और भाग जाना इस स्पेशल ग्रुप के कमांडो की खासियत है। 600 से ज्यादा घुसपैठ की घटनाओं में इसकी भूमिका रही है। पहलगाम अटैक से पहले भी कुछ घटनाओं के तार इस ग्रुप के साथ जुड़े हैं। पहले जो कायराना करतूत पाकिस्तान की बैट यानी बॉर्डर एक्शन टीम करती थी, अब ये एसएसजी कर रही है। 27 जुलाई 2024 को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की कोशिश हुई। भारतीय सेना ने एक घुसपैठिए को मार गिराया। बाद में उसकी पहचान पाकिस्तानी एसएसजी के कमांडो के तौर पर हुई थी। गौर करने वाली बात यह भी है कि जिस सेना का जनरल ही मौलाना जैसी तकरीरें देता हो, उस फौज के जवान दहशतगर्दी नहीं फैलाएंगे तो और क्या करेंगे। वैसे भी भारतीय सेना के सामने आकर लड़ने की उनकी हैसियत नहीं है। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two nation theory that was laid there. इस बीच सुरक्षा बलों को उम्मीद है कि आतंकी जम्मू कश्मीर में ही कहीं छिपे हैं। इनकी तलाश में पूरे कश्मीर में बड़ा टेरर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। देखिए, दुनिया जान रही है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने 16 अप्रैल की वो तारीख थी जब ऐसा जहर उगला जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मंसूबे तो तभी पाकिस्तान के साफ हो गए थे कि पाकिस्तान की नीयत में खराबी है और पाकिस्तान फिर से कोई साजिश, कोई चालबाजी करने जा रहा है। और फिर 22 अप्रैल की वो तारीख आई जब पहलगाम में हमने देखा किस तरीके से आतंकवादियों ने चुन चुनकर धर्म के आधार पर हिंदुओं को टारगेट किया। फिलहाल देश के अंदर गुस्सा और आक्रोश, और देश किस तरीके से जवाब देगा, इसी को लेकर ये मंथन, बल्कि यूं कहें कि मामला अब निर्णायक मोड़ की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इस समय कैबिनेट की बैठक चल रही है, सीसीएस की बैठक, सीसीपीए की बैठक, सीसीए की बैठक खत्म हो गई है और ये जो कैबिनेट की बैठक चल रही है, इसको लेकर अपडेट क्या मिल रहा है, जानते हैं जरा अंकित गुप्ता से। अंकित, बैठक क्यों महत्वपूर्ण है? वो महत्वपूर्ण है क्योंकि जो पिछले बुधवार को जो पहलगाम में हमला हुआ था, उसके अगले दिन सीसीएस की बैठक तो हुई थी जिसमें कई सारे फैसले लिए गए हैं, जिसमें जो सिंधु नदी को जो इंडस वाटर ट्रीटी थी उसको लेकर के जो फैसला था उसको जो स्थगित किया गया है। तमाम और उसके बारे में
कैबिनेट के सदस्य हैं उनको आधिकारिक और औपचारिक तौर पर जानकारी इस कैबिनेट की बैठक में दी जाएगी, क्योंकि कैबिनेट की बैठक अभी तक नहीं हुई थी पहलगाम हमले के बाद में। लेकिन उसके साथ ही में तमाम और फैसले लिए गए हैं पिछले एक हफ्ते के दौरान, तो उसको लेकर भी जो कैबिनेट के तमाम सदस्य हैं उनको जो है जानकारी दी जाएगी। लेकिन रोमाना, अगर हमारे पास में वक्त है तो एक जानकारी और साझा करना चाहूंगा जी, वो है सीसीए बैठक को लेकर के। तो सीसीईए की बैठक क्यों महत्वपूर्ण है वो भी बता देते हैं दर्शकों को। देखिए, अभी सीसीएस की बैठक में 5 वरिष्ठ मंत्री होते हैं प्रधानमंत्री को जोड़ करके, लेकिन जब सीसीईए की बैठक होती है तो उसमें मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट भी शामिल हो जाते हैं, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर भी शामिल हो जाते हैं, मिनिस्टर ऑफ रेलवे शामिल हो जाते हैं, मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस शामिल होते हैं, मिनिस्टर ऑफ पावर शामिल होते हैं। यानी कि 1 दर्जन से ज्यादा मंत्री इस बैठक में शामिल होते हैं। और एक और जानकारी निकल के सामने आ रही है इस बैठक से जुड़ी हुई, वो है सीसीपीए की बैठक को लेकर के। रोमाना, ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अब तक जो मेरे पास में जानकारी आई है कि इससे पहले जो कुछ दिक्कत आ रही है, कनेक्शन फिर से हमारा संपर्क सही से हो नहीं पा रहा है। बहुत शुक्रिया फिलहाल अंकित गुप्ता इस तमाम जानकारी के लिए। कुल मिलाकर मुझे लगता है यहां पर दर्शकों को यह याद करना चाहिए कि इससे पहले जब पहलगाम में हमला हुआ और पहली सीसीएस की बैठक हुई, उस सीसीएस के बाद भारत की तरफ से पाकिस्तान पर कई स्ट्राइक किए गए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण वो वाटर स्ट्राइक, जो सिंधु जल समझौता सस्पेंड करने का फैसला भारत की तरफ से लिया गया, डिजिटल स्ट्राइक और डिप्लोमेटिक स्ट्राइक के भी फैसले इसी सीसीएस की बैठक के बाद लिए गए थे। और अब आज पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद ये दूसरी सीसीएस की बैठक जो हो रही है, इसीलिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच लगातार डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। भारत पहलगाम हमले का मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी में है और पाकिस्तान में हलचल बढ़ रही है। इस बीच तुर्की का एक हाई लेवल डेलीगेशन है इस्लामाबाद में, पाकिस्तान की वायुसेना के हेडक्वार्टर का दौरा किया है इसने, और इससे नजर आ रहा है पाकिस्तान इस वक्त कितने खौफ में है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।